ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारे हैं, हम मेहनत करने वाले हैं, हम विद्या एजुकेशन वाले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आप लोग देख रहे हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा। 5 तक हम लोग कर लिए हैं। 500 प्रश्न, और 500 प्रश्न नहीं, 500 एक सेट में समझिए 300-400 प्रश्न का कलेक्शन होता है। तो आप अगर वो 505 को सेट नहीं देखे हैं तो वो पाँचों सेट ज़रूर जाके देख ले। और आज हम आप लोग के लिए छठा सेट लेकर आए हैं। बिहार पुलिस का 100 प्रश्न का सेट होगा। शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, निश्चित सफलता की गारंटी के साथ आप लोग को यहीं से क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्या है क्वेश्चन? तो किस एक शब्द का अर्थ 3 शब्दों से क्या है? भिन्न है। मतलब किसका जो अर्थ है वह एगो क्या होगा? भिन्न होगा, और 3 गो का क्या होगा? सेम होगा। चलिए इसमें देखिए, एक नंबर है आदर, सम्मान, सत्कार। ये तीनों है सेम है। सहानुभूति मतलब दया हो जाता है। ये तीनों का मतलब होता है आप किसी का सम्मान कर रहे हैं, उसी को कहते हैं आदर करना, उसी को कहते हैं सत्कार करना। लेकिन सहानुभूति मतलब दया, किसी पर दया दिखा रहे हैं। तो इसमें से तीनों में से अर्थ यानी अलग किसका होगा? तो सहानुभूति। अलग कौन हो गया? सहानुभूति। तो एक का कौन हो जाएगा? सी। सिंपल प्रश्न था। चलिए 2 नंबर प्रश्न पे देखते हैं क्या कर रहा है कि किस एक शब्द का अर्थ 3 अन्य 3 शब्दों से क्या भिन्न है। मतलब फिर वही प्रश्न उसी टाइप का है कि मतलब भिन्न शब्दों से, मतलब किसी 3 का सेम है और एक का क्या है? भिन्न है। तो किसका भिन्न है? चलिए उसको देखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? देह, काया, शरीर और पेट। आपका कौन होगा? देह, काया, शरीर और पेट। देखिए देह कहिए या काया कहिए या शरीर कहिए, ये तीनों का मतलब शरीर होता है। तीनों का मतलब क्या होता है? शरीर। और शरीर का एक अंग हो गया कौन? पेट। शरीर का एक अंग कौन हो गया? पेट। तो बोले भिन्न शब्द कौन हो गया? पेट। भिन्न शब्द कौन हो गया? पेट। याद रखना है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न, जिसे जीता न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। मतलब जिसको जीता न जा सके, अविजय, अपराजय, अजय, अपराजित। मतलब जिसको जीता न जा सके तो अजय, इसके लिए क्या हो जाएगा? अजय। जिसको जीता न जा सके उसके लिए क्या हो जाएगा? अजय शब्द हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 4। कहता प्रश्न 4 से 5 तक निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द क्या करिए? लिखिए। मीमांसा। कौन लिखा है? मीमांसा। इसका समानार्थक कौन होगा? विवेचना। कौन हो जाएगा? विवेचना हो जाएगा। याद रखिएगा। मीमांसा क्या होगा? विवेचना। समानार्थक शब्द। और रट जाइएगा सीधा। उपकार। उपकार का क्या हो जाएगा? उपकार। आप मतलब किसी का क्या कर? उपकार। उपकार मतलब क्या होता है? भलाई। उपकार मतलब क्या होता है? भलाई करना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। व्योम। व्योम शब्द का अर्थ है कौन शब्द का? व्योम शब्द का अर्थ है सर्वाधिक चमकीला, अत्यधिक गहरा, सर्वोत्तम, आकाश। तो व्योम शब्द का अर्थ रट जाइए सीधा, क्या होगा? आकाश। कौन होगा? आकाश। व्योम शब्द का अर्थ क्या होगा? आकाश होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हिंदी का प्रश्न है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का क्या करें? चयन करें। मेरे कमीज में 4 बटनें हैं। मेरे कमीज में 4 बटन है। मेरे कमीज में 4 बटनें हैं। और यहाँ पर लिखा है क्या? कि मेरे कमीज में 4 ही बटन है। तो देखिए मेरे कमीज में 4 बटनें हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ए और सी अंतर है कहीं? देखिए तो मेरे कमीज में 4 बटने, तो बटने है। देखिए यहाँ पर देखिए अंतर किया, नहीं तो दोनों सेम लग रहा था। तो यह दोनों में अंतर है, तो बल्कि यहाँ ये होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। याद रखिए मेरे कमीज में 4 बटने, क्योंकि 4 एक रहता था ना बटन है, और 4 आपका क्या है? पुलिंग है, मतलब प्लुरल हो जाएगा। तो 1 से अधिक हो जाएगा। तो 1 से अधिक हो जाएगा तो यहाँ पर क्या करिएगा? बटने लगाइएगा। चलिए अगला 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अटका बनिया दे उधार। अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ होगा स्वार्थ सिद्ध करना, समय पर काम निकालना, बेचारगी में कष्ट सहना,
कठिन कार्य करना, तो यहाँ होगा बेचारगी में क्या करना, कष्ट सहना, मतलब अटका बनिया दे उधार, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मृदुल, मृदुल का विपरीतार्थक शब्द का रहा है, उल्टा शब्द क्या होगा। मृदुल का मतलब होता है मुलायम, मृदुल का क्या होता है, मुलायम, और इसका मुलायम का उल्टा क्या होता है, कठोर। तो कौन होगा, डी नंबर, कौन होगा, कठोर। तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर, क्या कहता है, ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा भी न मिले, मतलब ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा भी न मिले उसको क्या कहते हैं, ब्रज काल, दुर्निवार, दुर्भिक्ष, यानी इसको क्या कहेंगे, दुर्भिक्ष कहेंगे। याद रखिएगा, क्या कहेंगे, दुर्भिक्ष कहेंगे, जिसको भिक्षा ही ना मिले। 11 नंबर से देखिए, इंग्लिश है, भाषा पहले है। चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑब्लिगेटरी, कौन है, ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का नियरेस्ट शब्द कौन होगा, यूजफुल, एग्रीएबल, रिक्वायर्ड, क्लोज। तो इसका क्या होता है, रिक्वायर्ड। ऑब्लिगेटरी क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना, 12, क्या कहता है, चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड अकॉर्ड, मतलब अकॉर्ड का कौन मीनिंग, अपोजिट। अकॉर्ड का कौन, अपोजिट, कंडोर, कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड, डिस्कॉर्ड। तो क्या हो जाएगा, डिस्कॉर्ड। अकॉर्ड का क्या हो जाएगा, डिस्कॉर्ड, याद रखिएगा। चलिए अगला, फिल इन द करेक्ट ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड। ही इज टू डॉट डॉट बी द डिसीव्ड, मतलब रिसीव ना डिसीव्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, वीक, काइंड, इंटेलिजेंट। तो ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी डिसीव्ड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए यहाँ पे क्या होगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना, 14, क्या कहता है कि चूज अप्रोसिएट सब्स्टिट्यूट फॉर द वर्ड फ्रेज नॉन ऑफ द गेस्ट वेयर सिटिंग इन द सेरेमनी। अब कहता है इसका क्या होगा, तो वाज सिटिंग, क्या हो जाएगा, वाज सिटिंग। वेयर सिटिंग के बदला में क्या हो जाएगा, वाज सिटिंग होगा। यहाँ पर आपका हाईलाइट होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। आर नोट दीज स्लम्स इज ए डिसग्रेस डॉट डॉट द सिविक ऑथोराइज्ड। तो इसका क्या हो जाएगा, तो याद रखना, टू ऑथोराइज, क्या हो जाएगा, टू द सिविक ऑथोराइज हो जाएगा, याद रखना, टू हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अब देखिए आपका आ गया ज्योग्राफी का प्रश्न। ज्योग्राफी का प्रश्न है, क्या कहता है, समझिएगा। नदी से प्रश्न है तो थोड़ा मानचित्र से देखा जाए, मानचित्र से देखा जाए इसको, क्या कहता है, सभी लोग ध्यान देना। भारत का मानचित्र ले लीजिए छोटा सा। निम्नलिखित में से कौन सा नदी पश्चिम की ओर बहती है। देखिए नक्शा में ये हुआ उत्तर, नॉर्थ, ये हुआ दक्षिण, क्या, साउथ, ये हुआ ईस्ट यानी पूरब, ये हुआ वेस्ट यानी क्या, पश्चिम। यानी कहता है कौन नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो पहला है नर्मदा, दूसरा है कावेरी, तीसरा गोदावरी, चौथा कृष्णा। समझिएगा, नर्मदा आपका भ्रंश घाटी में बहती है और यहाँ अरब सागर में आकर क्या करती है, गिरती है। तो यह तो है पश्चिम। कावेरी आपका बंगाल की खाड़ी, गोदावरी आपका बंगाल की खाड़ी, कृष्णा आपका बंगाल की खाड़ी। तो ये पूरा हो गया, तो पश्चिम की ओर होगा आंसर। तो पश्चिम की ओर में आंसर आप क्या मारिएगा कि पश्चिम की ओर कौन सा नदी, तो इसमें आंसर आपका क्लियर हो गया, कौन, नर्मदा। कौन होगा, नर्मदा। याद रखिएगा, नर्मदा, एक और नदी ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, यह दोनों नदी किधर बहती है, पश्चिम की ओर। नर्मदा भी और ताप्ती नदी दोनों नदी किधर बहता है, पश्चिम की ओर। और ये दोनों नदी क्या बनाता है, तो ये दोनों नदी बनाता है एस्चुरी। क्या बनाता है, एस्चुरी। क्या बनाता है, एस्चुरी बनाता है, याद रखना। और यह दोनों भ्रंश घाटी में बहता है। कौन घाटी में, भ्रंश घाटी में बहता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। चलिए अगला 16 के बाद 17 नंबर कह रहा है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। मतलब संविधान सभा जो है, उस संविधान सभा क्या पूछ रहा है, अध्यक्ष। वह अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, भीमराव अंबेडकर थे, के.एम. मुंशी थे। इससे आपका दो प्रकार से अध्यक्ष क्वेश्चन आता है। एक होता है अस्थायी अध्यक्ष। कौन अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। एक प्रश्न यह आता है, और एक आता है सीधा लिख देगा अध्यक्ष, अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष, अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष। और यह दोनों क्वेश्चन बिहार के कोई भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों व्यक्ति कहाँ से, तो बिहार से। तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा।
कौन हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष कौन होगा, राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, याद रखिएगा। अस्थायी अध्यक्ष या अध्यक्ष, देखिए अच्छा से बता दिया, आपको क्लियर रखना है। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अगर अध्यक्ष पूछे या अस्थायी डॉक्टर कौन होगा, राजेंद्र प्रसाद। इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। बोलो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। और संघ समिति का अध्यक्ष कौन थे, नेहरू। संघ समिति का अध्यक्ष कौन थे, नेहरू थे। उद्देशिका प्रस्ताव कौन लेकर आया था, नेहरू। उद्देशिका, बोलो उद्देशिका प्रस्ताव लेकर कौन आया था, नेहरू आया था। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और सभी बात आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए, राज्य अपहरण नीति की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। इस नीति को नाम देखिए क्या क्या एग्जाम में आता है। एक तो आपका आएगा हड़प नीति। एक नाम इंग्लिश में आएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या आएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भारत में लाया कौन था, डलहौजी। कौन लाया था, लॉर्ड डलहौजी। और डलहौजी कब लाया था, तो 1848। और सबसे पहले किसको हड़पा, सतारा। सबसे पहले किसको हड़पा, सतारा को हड़पा था। और सतारा के राजा कौन थे, अप्पा साहेब। तो बोलो राज अपहरण नीति कौन, लॉर्ड डलहौजी। कब लाया था, 1848। इसका कार्यकाल ही था 48 से लेकर 56 तक, 48 से लेकर 56 तक। और 56 के बाद जो है वो कौन आ गया था, कैनिंग। कौन आ गया था, कैनिंग आ गया था, याद रखिएगा। चलिए एक और बात है यहाँ पे, बेलेजिली का नाम, यह लाया था सहायक संधि। कौन संधि, सहायक संधि कब लाया गया था, 1798। सहायक संधि कब लाया गया था, 1798 ईस्वी में। और इस सहायक संधि जो लाया गया था, इसमें सबसे पहले साइन कौन किया था, हैदराबाद के निज़ाम। कौन किया था, हैदराबाद के निज़ाम। ये सभी बातों को आपको क्या रखना है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना, 19। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अति तापित है, मतलब कौन सा ग्रह अति तापित है, मतलब गर्म है। तो आपको याद रखना कौन, बुध। कौन हो जाएगा, बुध। कारण बताइए, यह सूर्य है और सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है, बुध। सबसे निकट ग्रह कौन है, बुध। तो इसका अति तापित में कौन हो जाएगा, बुध हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, सबसे अधिक घनत्व किसका, पृथ्वी का। सबसे अधिक घनत्व किसका, पृथ्वी का। पृथ्वी के समान झुकाव किसका, मंगल का, याद रखना है। ठीक है, चलिए 19 के बाद 20 नंबर, प्रोटीन का। अगर प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत या अच्छा स्रोत की बात किया जाए, प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत या अच्छा स्रोत, तो इसमें क्या आता है, दाल। क्या आता है, दाल, याद रखना। और दूध में कौन प्रोटीन, तो केसिन प्रोटीन। दूध में कौन प्रोटीन, केसिन प्रोटीन होता है, याद रखना। दूध में कौन प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन होता है। इस बात को भी क्या रखना, याद रखना। चलिए 21 नंबर देखिए क्वेश्चन, क्या रहा, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में C का आशय क्या होता है। बैंकिंग के क्षेत्र में C का मतलब होता है कोर। क्या होता है, कोर बैंकिंग सिस्टम। तो यहाँ पे C का मतलब क्या हो गया, कोर। क्या हो गया, कोर। 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। कौन सही हो जाएगा, ए। 21 का कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा सभी लोग। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व कौन प्रदान करता है। देखिए इस सब का चर्चा बजट में होता है, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पैसा जाएगा, इसका चर्चा कहाँ होता है, बजट में। और बजट दो जगह पेश होता है, एगो देश में, एगो राज्य में। जब बात करेंगे केंद्र सरकार का बजट, कौन सरकार का, केंद्र सरकार का, तो इसका चर्चा संविधान के अनुच्छेद कहते हैं 112। और जब हम बात करें राज्य सरकार का बजट, कौन सरकार का, राज्य सरकार का, तो इसका चर्चा जब हम करेंगे तो 202, कितना में, 202। तो अगर राज्य सरकार को सबसे अधिक टैक्स यानी राजस्व कौन देता है, तो इसका बात हो जाएगा बिक्री कर। कौन हो जाएगा, बिक्री कर। बिक्री कर पे राज्य सरकार को सबसे अधिक क्या मिलता है, राजस्व मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल
क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। क्षोभ मंडल की मोटाई जो बढ़ता है वो कौन दिन में? गर्मी के दिन में, गर्मी के दिनों में, क्योंकि हवा गर्म होकर कहाँ जाता है? ऊपर, और ऊपर जाएगा तो इसका मोटाई क्या होगा? बढ़ते जाएगा। और याद रखना कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी मंडल को क्या कहता है? सबसे नज़दीक जो शुरुआती मंडल है उसका नाम क्या है? क्षोभ मंडल। पृथ्वी के बाद जो पहला मंडल है क्षोभ मंडल। जितना भी मौसम संबंधी घटना होता है, मौसम संबंधी जितना घटना होता है, मौसम के संबंधित जितना भी घटना होगा या आप आँख से जितना देख सकते हैं वो सभी कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। वर्षा कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। बोलिए आंधी कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। पतंग उड़ाते हैं क्षोभ मंडल में, हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं क्षोभ मंडल में, और भारी गैस जितना होता है वो कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। ठीक है। और इसका मोटाई जो होता है वो विषुवत रेखा पर अधिक होता है और ध्रुव पर कम होता है, लेकिन बढ़ सकता है कौन समय में? गर्मी के समय में। कौन समय में? गर्मी के समय में। अगला 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से क्या क्या ग्रहण किया है? तो यह है न्यायिक समीक्षा, 2 नंबर में है मौलिक अधिकार, 80 नंबर में है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। तो याद रखना तीनों चीज़, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार तो चर्चित है ही है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, तो सब लिया गया कहाँ से? अमेरिका से। तो उपरोक्त क्या हो जाएगा? सभी सही। अगला 25, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? गुप्त काल को। अगला, निम्न में से किसने टका अथवा रुपया से अभिहित चांदी के मुद्रा का परिवर्तन किया था? कौन मुद्रा का? चांदी का मुद्रा। और जिसमें टका या रुपया की बात किया शेरशाह सूरी। आप लोग कमेंट करिए तो एक क्वेश्चन, एक कमेंट करिए सभी लोग। बहुत सिंपल क्वेश्चन 26 नंबर। शेरशाह सूरी ने एक रोड बनाया था, शेरशाह सूरी ने एक रोड बनाया था, उस रोड का नाम क्या है? और शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा कहाँ है? दोनों कमेंट करिए। इस रोड का नाम बोलिए जो चर्चित रोड है, और इसका मकबरा का नाम, दोनों चीज़ आप कमेंट करिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। चलिए अगला, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। देखिए दो बात है, तिथि रेखा कहेगा तो 180 डिग्री, तिथि रेखा कहेगा तो 180 डिग्री, और जब आपको समय रेखा कहा जाता है 0 डिग्री, समय रेखा कहेगा तब 0 डिग्री, और तिथि रेखा क्या कहेगा? 180 डिग्री। तिथि रेखा में क्या होगा? 180 डिग्री, और समय रेखा का था तो 0 डिग्री। अगला 28 नंबर, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं होगा तो कौन होगा? स्पेन। कौन होगा? स्पेन। स्पेन अस्थायी सदस्य नहीं है, और बाकी बात आपका अस्थायी सदस्य है। चलो सुनो बढ़िया से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन नहीं है? मतलब नवरत्न कंपनी में कौन सा भारत का मूल कंपनी शामिल नहीं है? सेल, भेल, एनटीपीसी सब है। सेल है, भेल है, एनटीपीसी सब है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया आपका नहीं होगा। सेल है, भेल है, एनटीपीसी सब है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार और ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता? अनुच्छेद कहते हैं 40। मतलब ग्राम पंचायत के गठन के बाद अनुच्छेद कितना में? 40 में किया जाता है, याद रखिएगा। 30 नंबर का 31 देखो, कह रहा है कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेला जाता है? मतलब कौन होता है जो ग्रैंड स्लैम जो घास के मैदान पर खेला जाता है? तो उसका नाम है विंबलडन। कौन है? विंबलडन। यही आपका किसके मैदान पर खेला जाता है? घास के मैदान पर खेला जाता है, याद रखना। चलो अगला, क्या कहता है आर्कीपेलागो? आर्कीपेलागो का क्या आशा है? आर्कीपेलागो क्या आशा है? पठार है कि द्वीप है कि झील है कि पर्वत है? आर्कीपेलागो कौन है? तो द्वीप है। क्या है आपका? द्वीप है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ा का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मिट्टी और पत्थर के टुकड़ा का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना मृदा अपरदन कहलाता है, मृदा अवक्षेपण कहलाता है, कि नाइट्रोजन से युक्त होना कहलाता है, कि ह्यूमस के कमी से ग्रस्त होना कहलाता है? मतलब कि आपका मिट्टी निकल के जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं? अपरदन। क्या कहते हैं? अपरदन। मिट्टी चलना मतलब मिट्टी का अपरदन। अगला, भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? बिचौलियों का उन्मूलन, जोतों की चकबंदी, सहकारी खेती, किसानों को घर बनाने के लिए ऋण,
तो यही आपका, इसमें कोई मतलब नहीं है भूमि सुधार से, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, डी। अगला, बगदाद। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? एक अच्छा प्रश्न है। बगदाद जो है किस नदी के किनारे है? नील नदी की, टाइग्रिस नदी की, टेम्स नदी की, राइन नदी? बोलो कौन होगा? टाइग्रिस नदी। कौन होगा? टाइग्रिस नदी के किनारे कौन है? बगदाद। चलिए अगला क्वेश्चन, कालिदास किस शासक के समकालीन थे? अब देखिए कालिदास करा किस शासन के समकालीन थे? तो उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे कौन? कालिदास। गुप्त वंश के राजा कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, उसी के। सूर्य से दूरी के हिसाब से सबसे अंतिम ग्रह, तो देखो यह सूर्य है तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कौन होगा? अरुण और वरुण। वरुण को ही क्या कहा था? नेपच्यून। वरुण को ही क्या कहा था? नेपच्यून कहा जाता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या होता है? तो इसका होता है दीर्घवृत्तीय पथ। कौन होता है? दीर्घवृत्तीय पथ। यह वृत्ताकार नहीं होता है, ऐसे होता है दीर्घवृत्तीय। इस पथ को क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय पथ कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश का सबसे अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का सबसे अंतिम राजा कौन होगा? तो वृद्धरथ। कौन होगा? वृद्धरथ होगा। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। यही मौर्य वंश का क्या था? संस्थापक। और अंतिम राजा कौन था? वृद्धरथ। संस्थापक हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम राजा कौन हो गया? वृद्धरथ। चलिए अगला 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक के लिए घोषित किया? 2010 ईस्वी, 12 ईस्वी, 15 ईस्वी और आपका 20 ईस्वी। ये क्वेश्चन आप नहीं पढ़िएगा, क्यों? क्योंकि ये बीता हुआ प्रश्न हो गया, ठीक है। ऐसे इसका आंसर कब तक था? 2015 तक, 2015 ईस्वी तक, लेकिन अभी क्वेश्चन बीत गया, ये नहीं आ सकता। अगला देखिए, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, यह आपका पर्वत है। यह द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है? आपका पर्वत है। ये आपको कहाँ अवस्थित है? मंगल पर, शनि पर, पृथ्वी पर, चंद्रमा पर। तो कहाँ है? चंद्रमा पर। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर्वत कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। और याद रखना, यह एक पर्वत की श्रेणी में आता है कौन? चंद्रमा पर। चंद्रमा है क्या? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। कौन है? चंद्रमा है, याद रखना। अगला, सूरज के किरण को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितने मिनट? 8 मिनट। कितना लगता है? 8 मिनट लगता है, सीधा याद रखिएगा। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? लाल दैत्य। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है वो कहते हैं छोटा या पीला बोना, या सुपरनोवा, या इसका नाम क्या है? पल्सर। जिसको क्या कहते हैं? सुपरनोवा। क्या कहते हैं? सुपरनोवा कहते हैं। अगला 44 नंबर, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक, यानी हॉकी खेलों में भारत द्वारा ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक मतलब कब मिला था? तो याद ना 1928 ईस्वी में। कब मिला था? 1928 ईस्वी मिला था, याद रखिएगा। चलिए अब देखो 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से भी क्या थे? संबंधित थे। तो उस व्यक्ति का नाम क्या था? बीबी गिरी। क्या नाम था? बीबी गिरी नाम था। और याद ना, जिसको संबंधित थे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से। अगला 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य का सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो अगर नक्शा से देखिएगा थोड़ा तो और जल्दी समझ में आ जाएगा कि करा चीन से जुड़ा हुआ किसका है। यही हमारा देश को बगल भारत देश है, और भारत की देश कौन है? चीन है। अब चीन से सटा होगा तो अनुमानित तो हो सकता है नागालैंड। देखिए आपका ये है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तो नागालैंड तो नहीं होगा। मणिपुर कौन है? मणिपुर। नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर भी नहीं होगा। असम, तो असम बीच में आ जाता है, असम भी नहीं होगा। लेकिन अरुणाचल प्रदेश किससे सटा है? चीन से। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला 47 नंबर, मैग्रोव किसे कहते हैं? मैग्रोव किसे कहते हैं? आम के पेड़ का उद्यान, मानव निर्मित, लवन कच्छ का एक प्राकृतिक वन, एक प्रकार का पशु। तो यह आपका प्राकृतिक वन है मैग्रोव वन, और इसी का उदाहरण है सुंदर वन। कौन है? सुंदर वन का जो डेल्टा पाया जाता है उसमें कौन वन है? मैग्रोव वन। जो कौन कौन नदी के द्वारा? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है सुंदर वन डेल्टा। गंगा और कौन नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। और यही वन में क्या पाया था? मैग्रोव वन पाया था। चलिए अगला 48 नंबर क्वेश्चन,
PSLV का संक्षिप्त का नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है PSLV। P से पोलर, S से सोलर, सैटेलाइट, L से लॉन्च, V से क्या है व्हीकल, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला देखिए क्या है कि विपरीत स्थान भीति मतलब एगोराफोबिया किसे कहते हैं? मकड़ी का घर डर, अंधेरों का डर, खुले स्थान का डर, अधिक ऊंचाई का डर, मतलब कौन डर को कहते हैं एगोराफोबिया, या ना खुले स्थान का डर। कौन स्थान का? खुले स्थान का डर। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? मेघनाथ साहा खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी, जीवाश्म विज्ञान, परमाणु ऊर्जा। तो मेघनाथ साहा खगोल भौतिकी, जिसको कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। क्या कहते थे? एस्ट्रोफिजिक्स। इसी के लिए क्या होता था? जाना जाता था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 51। 51 नंबर क्या कहता है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसको हम लोग अगर इस नदी को देखें, ए नंबर ऑप्शन में है गंगा, बी नंबर में है यांगटी सिकियांग, सी नंबर में हुआंगो और डी नंबर में क्या है? ब्रह्मपुत्र। अगर आपसे पूछता भारत की सबसे लंबी नदी, अगर आपसे पूछता भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी तो क्या होता है? गंगा नदी। इसका कुल लंबाई कहते हैं 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर, याद रखिएगा। लेकिन आपसे पूछा है एशिया की सबसे लंबी नदी, कहाँ की? एशिया की। जो चीन का नदी है यांगटी सिकियांग, कौन है? यांगटी सिकियांग, यही एशिया की सबसे लंबी नदी है, आपको याद रखना है। देखिए एक नदी है ब्रह्मपुत्र, इससे भी आपका क्वेश्चन आता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं, और इसको भी ध्यान रखिएगा। ये भी 3 देश से गुजरता है, एक आपका तिब्बत जिसको चीन आप कह सकते हैं, एक भारत और एक बांग्लादेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 52 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 52 नंबर देखिए क्या कहता है? शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं? शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। और वही शिक्षक दिवस के दिन भारत में शिक्षकों को क्या दिया जाता है? राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 5 सितंबर। चलिए 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत, विस्तृत मतलब बड़ा? अगर यहाँ पे 2 तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पुराना लिखित संविधान, सबसे पुराना लिखित संविधान या पहला लिखित संविधान वाला देश, तो आप क्या मारेंगे? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाए, सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाए तो किसका होगा? भारत का हो जाएगा। कहाँ का होगा? भारत का हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी, यानी क्या हो जाएगा? भारत। चलिए अगला 54 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है? किन 2 तिथियों को क्रमशः दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। समझिएगा बढ़िया से। यह आप अगर ये पूरा पृथ्वी है, ये पूरा पृथ्वी है, बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश कोण रेखा विषुवत रेखा, और यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ कोण हो जाएगा कर्क रेखा, यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ कोण हो जाएगा मकर रेखा। ठीक है, अब देखिए सूर्य जो है 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। सूर्य का स्थिति कर्क से मकर, कर्क से कहाँ होता है? मकर, कर्क रेखा से मकर रेखा होता है, मकर रेखा से कर्क होता है। 21 जून को सूर्य कहाँ चमकता है? कर्क रेखा पर। 2 महीना छोड़ दीजिए, एक ऐसे याद रखिएगा 21, 23 और तब 22, और फिर आपका कितना? 21 हो जाएगा। 2 महीना गैप करिए। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और फिर देखिए अप्रैल, मई, जून, इसी प्रकार चलते रहता है। तो जिस समय सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता, देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगा। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे छोटी रात होगा। लेकिन 23 सितंबर और 21 मार्च, ये दोनों ऐसा डेट है जिस समय पृथ्वी पर दिन और रात क्या होगा? बराबर। तो 23 सितंबर और 21 मार्च, 23 सितंबर
23 सितंबर और 21 मार्च। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। कौन हो जाएगा? बी। आपका याद रखिएगा, ज्योग्राफी का अच्छा प्रश्न था, अक्षांश देशांतर से लिया गया था। चलिए अगला, भारत का नेशनल एटलस एवं थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मतलब भारत का जो जगह है वहाँ पर एटलस के लिए और थीमेटिक मैपिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपका कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? कलकत्ता। कौन हो जाएगा? कलकत्ता हो जाएगा, हैदराबाद नहीं, देहरादून नहीं, पुणे नहीं, कहाँ हो जाएगा? कलकत्ता। तो याद रखिएगा, नेशनल एटलस और थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? कलकत्ता में हो जाएगा 55 का। अगला देखिए 56 नंबर, ताजमहल कहाँ स्थित है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कहाँ हो जाएगा? आगरा। लाल किला कहाँ है? तो दिल्ली में। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। हवा महल कहाँ है? तो जयपुर में। और इतना आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, 57 नंबर, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था? तो व्यक्ति था लॉर्ड मैकाले। कौन था? लॉर्ड मैकाले। कौन व्यक्ति था? लॉर्ड मैकाले। मैकाले को आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। आधुनिक शिक्षा का क्या कहा जाता है? जनक। आधुनिक शिक्षा का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले को। किसको कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले को। याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा को यही क्या किया था? आरंभ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 58 नंबर, निम्नलिखित किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश था? देखिए 1857 क्रांति हुआ, और जब 1857 क्रांति होता है तो 1858 में ब्रिटिश महारानी का घोषणा पत्र आता है और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया था? समाप्त किया था। तो आंसर हो जाएगा 1858। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाना चाहिए? तो 14 दिन। कितना दिन? 14 दिन। नहीं वो लौटाएगा तो मान लेता है कि वो क्या हो गया? पास हो गया। राज्यसभा द्वारा लोकसभा से ही पेश होने वाला कौन विधेयक है? धन विधेयक। धन विधेयक कहाँ से पेश होता है? लोकसभा से। और लोकसभा अगर पास कर दिया तो राज्यसभा का इंतजार 14 दिन करता है। 14 दिन में पास किया तो ठीक है, नहीं तो क्या मान लेगा पास है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 14 दिन हो जाएगा। सबसे पावरफुल विधेयक धन विधेयक ही होता है, जो केवल लोकसभा से ही पास होता है। चलिए देखिए, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपका क्वेश्चन क्या है? जंप बॉल। जंप बॉल किससे संबंधित है? तो बेसबॉल, नेट बॉल, बास्केटबॉल, सॉफ्ट बॉल। तो देखिए जंप बॉल आप याद रखिएगा, बास्केटबॉल। जंप बॉल का क्या याद रखिएगा? बास्केटबॉल। जंप बॉल का क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल। चलिए अगला 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन क्या कहलाता है? मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई क्या कहलाता है? उसको कहते हैं द्रव्यमान घनत्व। क्या कहते हैं? द्रव्यमान घनत्व कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? द्रव्यमान घनत्व कहते हैं। चलिए अगला बात तक 62 नंबर देखिएगा, गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती है जिसका कारण जल का निम्नलिखित पृष्ठ तनाव। याद रखिएगा, जल का बूंद जब गोल हो जाएगा इसका कारण कौन होता है? पृष्ठ तनाव। जल का बूंद गोल होने के कारण कौन होता है? पृष्ठ तनाव होता है। चलिए अगला 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यथार्थ दाब निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? यथार्थ दाब जो होता है वो किसके बराबर होता है? अगर सीधा अगर कहता दाब, तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। दाब का मान क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, और इसका मात्रक होता है पास्कल। पास्कल होगा। बल का ऐसा मात्रा, दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है? पास्कल। या इसका होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? पास्कल। आपको यथार्थ दाब कहेगा तो गेज दाब और वायुमंडलीय दाब का योग होता है। गेज दाब और वायुमंडलीय दाब का योग होता है, याद रखना। चलिए अगला 64 नंबर, किसी जल निमग्न पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है वह क्या कहलाता है? कहता है किसी जल निमग्न पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है वह क्या कहलाता है? तो आप याद रखिएगा, उस बल को कहते हैं उत्प्लावन केंद्र। क्या कहते हैं? उस केंद्र को क्या कहते हैं? उत्प्लावन केंद्र। जिस बिंदु पर कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 65 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्या कहता है? उत्प्लावकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो दाब जिसके द्वारा द्रव विस्थापित होता है, विस्थापित द्रव का भार, द्रव की विस्कासिता
और द्रव का क्या होता है संपीड्यता। तो इसका क्या होगा, उत्प्लावकता निर्भर करेगा किसी जितना भार द्रव का भार हटा, मान लीजिए एक बर्तन है उसमें आप कूद गए तो उतने पानी विस्थापित होगा जितना आपका क्या है भार है, जितना आपका क्या है भार है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अगला देखिए 66 नंबर क्वेश्चन, नियत आयतन पर गैस के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाता है। तो आप याद रखिएगा नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा क्या कहलाता है, नियत आयतन पर, क्योंकि आपका बात किया गया है नियत आयतन पर गैस का इकाई कते द्रव्यमान, 1 इकाई द्रव्यमान का ताप मतलब 1 डिग्री सेल्सियस मात्र 1 डिग्री बनाना है तो उसको तो विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, लेकिन कौन दाब होगा, केन आयतन होगा, नियत आयतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा नियत आयतन। अगला सुरक्षा वाल्व का कार्य है, कौन वाल्व का, सुरक्षा। आपका क्वेश्चन है कि सुरक्षा वाल्व का कि कौन सा कार्य होगा। तो एक है बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्य संचालन दाब से अधिक हो जाए तब भाप को बाहर निकालना। अगला बॉयलर के भीतर जल स्तर इंगित करना, भाप बॉयलर के भीतर भाप का दाब मापना, और इनमें से क्या हो गया कोई नहीं। तो सुनिए आपका सुरक्षा वाल्व जो रहता है उसका काम रहता है बचाव करना, इसका काम रहता है बचाव करना, मशीन का क्या करना बचाव करना। तो यह जब बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्य संचालन से अधिक होगा तो भाप को क्या करना है बाहर निकालना, जिससे आपका सामान सुरक्षित बचा जा सका, यही काम किसका है सुरक्षा वाल्व का। अगला 68 नंबर, दाब का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण, विरूपण देखिए किसी चीज़ का आकृति बदल जाना क्या कहलाता है विरूपण कहलाता है। किसी चीज़ का आकृति बदल जाना क्या कहलाता है विरूपण। मान लीजिए आप किसी को मारे और किसी को मारे तो उसका चेहरा बदल गया, तो चेहरा जब पहले से अब बदल गया तो अब जिस स्थिति में उसको कहते हैं विरूपण। तो अगर अस्थायी तौर पर कहा जाता है और कहलाता क्या है तो सुघटत्या, क्या कहलाता है सुघटत्या कहलाता है, क्या कहलाता है सुघटत्या, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 69 देखिए चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध आर बराबर सूत्र क्या होता है प्रतिरोध रो एल बटा ए, आर बराबर क्या होता है रो एल बटा ए, आर बराबर क्या होता है रो एल बटा ए। इसकी लंबाई के समानुपाती, तो सही बात है लंबाई के क्या है समानुपाती। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्पन्नपाती, तो बिल्कुल सही है क्षेत्रफल के व्युत्पन्नपाती। पदार्थ के प्रतिरोधकता के समानुपाती, तीनों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आर बराबर सूत्र था रो एल बटा ए। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित की कार्य प्रणाली में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। मतलब कहाँ पर पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। एक है लाउड स्पीकर, एक है माइक्रोफोन, एक है एम्पलीफायर, एक है इनमें से कोई नहीं। तो आपका लाउड स्पीकर में पीजो का प्रभाव नहीं होगा, आपका माइक्रोफोन में भी नहीं, एम्पलीफायर में, तो इसका आंसर क्या होगा कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, अस्थायी चुंबक को जब 2 भागों में तोड़ा जाता है, अस्थायी चुंबक को जब 2 भागों में तोड़ा जाता है तो आपको ध्यान रखना है दोनों भागों में चुंबकत्व गुण समाप्त हो जाता है, नहीं बिल्कुल गलत बात है। प्रत्येक भाग में एक दक्षिणी ध्रुव होगा एक उत्तरी ध्रुव। देखिए चुंबक को आप कितना भी टुकड़ा में काट दीजिए उसको ध्रुव को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक जब कोई चुंबक लटकेगा तो एक ध्रुव होगा नॉर्थ, एक क्या हो जाएगा साउथ, एक हो जाएगा नॉर्थ, एक हो जाएगा साउथ। आप नॉर्थ और साउथ को कितना टुकड़ा काट दिया अलग नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव क्या होगा उत्तरी ध्रुव, प्रत्येक भाग में केवल एक ध्रुव, गलत हो जाएगा। तो चलिए अगला 72 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कहता है कि विद्युत परिपथ में निम्नलिखित मापने के लिए आमीटर, आप याद रखिएगा जब आपको एग्जाम में पूछे आमीटर, क्या पूछे आमीटर, तो आमीटर हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग आमीटर का प्रयोग, विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग आमीटर का प्रयोग। जब कहेगा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, तो आप याद रखिएगा वोल्ट मीटर कहेगा तो विभवांतर मापने के लिए, विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है वोल्ट मीटर का। अगर कहेगा कि गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। अगर आपसे कहे गैल्वेनोमीटर तो ये धारा की उपस्थिति का पता लगाता है, धारा की उपस्थिति का पता कौन लगाता है गैल्वेनोमीटर, धारा की उपस्थिति का पता कौन लगाता है गैल्वेनोमीटर। तो आपका इसमें क्या होगा आमीटर क्या मापता है धारा, क्या मापता है धारा, याद रखिए तीनों याद रखिएगा। चलिए अगला 73 नंबर क्वेश्चन, उच्च तापमान उच्च तापमान निम्नलिखित द्वारा नापे जाते हैं। पारा थर्मामीटर, ये तो डॉक्टरी है, ये तो उच्च ताप के लिए होगा नहीं।
अगला है प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, उसके बाद है ताप विद्युत पायरोमीटर। तो यहाँ देखिए उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर का। उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर का। याद रखिएगा यहाँ पर पायरोमीटर शब्द देखिए आपको तुरंत आना चाहिए, कौन ताप, उच्च ताप। उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग होता है, पायरोमीटर का होता है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होती है। मतलब कि करंट यानी झटका जो आपका नहीं लगेगा कब, जब मानव के अंदर से धारा चलेगा। तो कितना चलेगा, तो याद रखिएगा 8 से 15 माइक्रो एम्पियर, 8 से 15 माइक्रो एम्पियर चलेगा तो आपको धारा की अनुभूति या आघात की अनुभूति नहीं होगा। याद रखिएगा 8 से 15। चलिए अगला 75 नंबर क्वेश्चन, विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में रूपांतरित हो जाता है। विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा किसमें रूपांतरित हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा में, उसके बाद क्या है यांत्रिक ऊर्जा में, अगला है प्रकाश ऊर्जा में, उसके बाद आपका ऊष्मा ऊर्जा में। तो विद्युत माप यंत्रों में जो विद्युत ऊर्जा होता है वो ऑटोमेटिक आपका बदल जाता है किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, क्या, मोटर। कौन हो सकता है, मोटर। ये जो मोटर होता है करंट लेता है, तो विद्युत ऊर्जा मिला और करंट लिया तो नाच गया, करंट लिया तो विद्युत और नाच गया तो यांत्रिक। मतलब करंट लिया तभी नाचा, तो करंट लेना मतलब होता है विद्युत और नाच जाना होता है यांत्रिक। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। और इसका जस्ट उल्टा है जनरेटर। इसका उल्टा कौन है, जनरेटर। जनरेटर क्या करता है, जिसको आप लोग डायनेमो कहते हैं, वह पहले नाचता है और तब धारा देता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 76 नंबर। क्या कहता है, चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों का अवशोषण हो जाता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि चंद्रमा के पृष्ठ के समीप तापमान बहुत अधिक होता है, और आपका है इनमें से क्या, सभी। अब देखिए इसका जो कारण है, इसका कारण जो होगा, तो आप सभी लोग जाने थोड़ा ध्वनि के बारे में। ध्वनि निर्वात में कभी भी गमन नहीं कर सकता, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता, बल्कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, निर्वात में। ध्वनि का चाल सबसे अधिक होगा ठोस में। किसमें होता है, ठोस में। अधिकतर एग्जाम में एग्जाम्पल रहता है इस्पात। क्या होता है, इस्पात। तो इस्पात जब दिखे तो इस्पात मारिए। ध्वनि का चाल सबसे अधिक कहाँ होगा, इस्पात में, बल्कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है, ठोस माध्यम में गमन करता है। तो आपका ये निर्वात वाला बात हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि तरंग निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकता। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। चलिए अगला कौन है, पीतल निम्नलिखित में से किसका एक मिश्र धातु है। कि पीतल के बारे में कहा जा रहा है कि किसका मिश्र धातु है। तो एक नंबर में क्या है, कॉपर टिन। एक नंबर में क्या है, कॉपर टिन। बी नंबर में क्या है, कॉपर और जिंक। सी नंबर में क्या है, कॉपर निकेल। और डी नंबर में क्या है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। तो सीधा सीधी बहुत चर्चित क्वेश्चन होता है, कॉपर और जिंक। क्या होता है, कॉपर और जिंक। कॉपर और क्या होगा, जिंक। कॉपर और जिंक मिलकर क्या बनता है, पीतल। क्या बनता है, पीतल। आप याद रखना है, कॉपर जिंक मिलता है। आप लोग एक कमेंट क्वेश्चन कर दीजिए 77 नंबर में मिले, बहुत सिंपल क्वेश्चन। कांसा किसका मिश्र धातु है, कांसा किसका मिश्र धातु है, कमेंट करिएगा क्वेश्चन नंबर 77 लिखकर, और कमेंट करिएगा कांसा किसका मिश्र धातु है। चलिए आप कमेंट करिएगा, आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए 77 के बाद हम लोग चलते हैं 78 पे। क्या कहता है, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से और गुजरता है तब इसकी ऊर्जा में वृद्धि होगा, इसका वेग में वृद्धि होगा। वेग और ऊर्जा बढ़ जाते हैं और वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। कहा जाता है कि जब कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र से गुजरेगा तो उसमें क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि वेग उसका और ऊर्जा दोनों क्या रहता है, नियत रहता है। वेग और ऊर्जा क्या रहता है, नियत रहता है। कब, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से कौन गुजरता है, इलेक्ट्रॉन। तब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, भारी जल का। आप ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है, D2O। भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O। बोलो, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग, भारी जल, उसका सूत्र क्या होता है, D2O। सूत्र क्या होता है, D2O। चलिए 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। साधारण तापमान पर जल द्रव के रूप में और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के रूप में होती है, इसका कारण निम्नलिखित में से विद्वान बोलिए। कारण साधारण ताप पर जल होता है द्रव के रूप में, और हाइड्रोजन सल्फाइड होता है गैस के रूप में। तो इसका आपका कौन सा कारण कर रहा है, तो कर रहा है जल में सहसंयोजक बंधन,
हाइड्रोजन सल्फाइड में आयनिक बंधन, हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन बंधन और जल में हाइड्रोजन बंधन। तो ऐसा ऑप्शन का हो जाएगा डी, जल में कौन बंधन होता है? हाइड्रोजन बंधन। इसके कारण से आपका ऐसा होता है। 81 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है संवेग में बदलाव की दर निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होता है? तो बल का। न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, संवेग में परिवर्तन की दर बल के क्या होता है? समानुपाती होता है, याद रखना। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? उष्मागतिकी के प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स के कह रहा प्रथम नियम में से कौन सा नियम सही नहीं है? तो ए है ब्रह्मांड की उष्मा नियत रहती है। बी आपका है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया सकता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया सकता है, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया सकता है। तो आपका कह रहा है उष्मागतिकी का प्रथम नियम यह करता है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ऐसा बात कहा गया उष्मागतिकी के प्रथम नियम में। चलिए अगला 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें फलकीय संरचना नहीं होती है? मतलब कौन है जिसमें चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती है? तो याद रखना है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कौन होता है? बल्कि हीरा में होता है, अमोनिया में होता है, मीथेन में होता है, किसमें कौन होता है? ग्रेफाइट में नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन 84 नंबर, पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पराध्वनिक चाल मापने के लिए किसमें प्रयोग किया जाता है? उसका नाम है मैक। मैक संख्या में, कौन संख्या में? मैक संख्या में पराध्वनिक चाल को मापने के लिए प्रयुक्त इकाई कौन है? मैक। अगला, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस निकलता है। कौन गैस निकलता है? ऑक्सीजन। पौधा में जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो कौन गैस निकलता है? ऑक्सीजन गैस निकलता है, याद रखना। लेकिन मुख्य उत्पाद उसका ग्लूकोज बनता है। मुख्य उत्पाद ग्लूकोज बनता है प्रकाश संश्लेषण। प्राथमिक उत्पाद बनता है ग्लूकोज और द्वितीयक उत्पाद कौन रहता है? ऑक्सीजन। धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें सौर किरण को गर्म करने में क्या करता है? सहायता। धूप का कौन सा किरण सौर विकिरण को गर्म करने में क्या करता है? सहायता करता है। तो ए नंबर में इसका क्या है? अवरक्त किरणें। बी नंबर में क्या है? पराबैंगनी किरणें। सी नंबर में अंतरिक्ष किरणें और डी नंबर से सभी। इसका क्या हो जाएगा? अवरक्त किरण। कौन हो जाएगा? अवरक्त किरण। और यही आपका सौर को गर्म करने में क्या करता है? सहायता करता है। 87 नंबर, ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है उसको कहता है हाइपोथैलेमस। क्या कहता है? हाइपोथैलेमस। तापमान में जिम्मेदार कौन होता है? हाइपोथैलेमस, याद रखना है। यही हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो तापमान को क्या करता है? बनाए रखता है। अगला देखिए 88 नंबर, 87 था उसके बाद 88। क्या कहता है क्वेश्चन कि कार्बन की प्रतिशतता निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम होगा? तो जो सबसे खराब होगा और सबसे खराब कौन होगा? तो पिटवा लोहा। कौन होता है? पिटवा लोहा। इसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे क्या होगा? कम होता है, याद रखिएगा। सबसे खराब लोहा कौन होता है? पिटवा। चलिए अगला देखिए 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्या है? ठोस है। देखिए पारा आपका द्रव है, ब्रोमीन आपका क्या है? द्रव है, और ग्रेफाइट आपका क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ठोस। ग्रेफाइट आपका क्या हो जाएगा? ठोस, क्योंकि पारा और ब्रोमीन क्या होता है? दोनों द्रव होता है। चलिए अगला 90 नंबर, कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स आमतौर पर निम्नलिखित में किससे बनाता है? सिलिकॉन से। किससे बनता है? सिलिकॉन से। जो चिप बनता है उसको किससे बनता है? सिलिकॉन से बनता है, याद रखिएगा। अगला देखिए अब मैथ का प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन, एक आदमी 2 कुर्सियाँ 800 रुपया कि कुल लागत पर खरीदता है। तो मान लो एगो खरीदा एक्स में, तो एगो कहते में हो जाएगा 800 माइनस एक्स। ठीक है, एगो कितना हो जाएगा? 800 माइनस एक्स हो जाएगा। अब जब यहाँ पर आप देखिएगा करा कि पहला का लागत मूल के 3/4, तो 3/4 एक्स प्लस क्या कर रहा है? दूसरे के लागत मूल का 4/3, तो 4/3 इंटू 800 माइनस कितना हो जाएगा? एक्स बराबर कितना हो जाएगा? आपका करा 25 रुपया का नुकसान हुआ था। 800 रुपया में लिया था और 25 का क्या हुआ था? नुकसान। तो माइनस क्या कर दीजिए? 25 कर दीजिए। तो यहाँ पर लघुत्तम लीजिएगा तो 4 तिया कहते हो जाएगा 12, तो 4 तिया 12, तो 3 तिया 9x प्लस 3 चौका 12, 4 चौका कितना? 16, और यहाँ पे 800 माइनस कितना? x बराबर कितना हो जाएगा? 775। देखिए 9x प्लस 16 8 128 12,800 माइनस 16x बराबर 775 को जब आप कितना से गुना करते हैं? 12 से। तो जब 12 से गुना करें तो कितना हो जाएगा? 9300। कितना हो जाएगा? 9300। कितना हो गया? 9300। अब देखिए 9x में से जब 16x गया, 9x में से कितना? 16x गया, तो कितना बचेगा? माइनस 7x बराबर कितना हो जाएगा? 9300 माइनस 12,800। 9300
-12,000 कितना 800। अब इस मान को यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे तो माइनस में आएगा, तो -7x का मान आपका कितना हो गया 0 0 0 हो जाएगा, फिर 0 0 0 हो जाएगा। 8 में से 3 गया तो कितना 5, और फिर इधर से 12 में से 9 गया तो कते भाई 9 3 12, 9 3 12 यानी कते 3500। वही माइनस माइनस क्या हुआ कट गया, माइनस क्या हुआ कट गया, तो x का मान हुआ 7 5 कितना 3500 यानी 500। x का मान कितना आया 500। तब वो कह रहा है दोनों क्वेश्चन का लागत मूल, तो एगो कितना माने थे x, एगो माने थे 8 से माइनस x, तो x का मान कितना है 500, तो एगो 500 एगो 8 में से 500 या 300, तो एगो का हो जाएगा 500, एगो का हो जाएगा 300। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर कौन हो गया ए 500 और कितना 300। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि एक संख्या में 3 अंक है, तो सब में क्या अंक है 3 अंक है, ऑप्शन इस बना लेंगे। बीच वाला अंक दूसरे 2 अंकों के योग है, तो देखिए बीच वाला अंक 1 1 कते 2, 4 2 कते 6, 9 3 कते 12, तो ये अभी तक सेटिस्फाई है। और क्या कहा प्रथम अंक तीसरे अंक के योग के क्या है अरे वर्ग के बराबर है, तो 1 1 के स्क्वायर बराबर, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए। तो सब बात को सेटिस्फाइड कौन कर दिया ए कर दिया, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए 92 का। अब देखो 93 नंबर, निम्नलिखित में से किस संख्या का सर्वोच्च मान है, मतलब मान निकाले तो किसका ज़्यादा होगा। तो अब देखिए 4 कान 4, 1 पर 3 4 तिया कितना 12, 12 1 पे फिर 4 दूना कितना 8, फिर 4 पंच कितना 20, मतलब 13 कितना है 2 5, 6 चौके 24, मतलब 4 तो ये तो नहीं होगा। इसमें देखिए 25 ये भी नहीं होगा। इसको देखिए 9 1 9, 9 3 12, 3 पर 1 31, 9 तिया 27, 4 पर 0, 9 चौके 36, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए डी। कौन हो जाएगा डी हो जाएगा सही, इसका याद रखिएगा। क्या कह रहा है कि 4000 रुपया पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो बोलो 10% है, इसका मान निकालिए 10 धन का 100, 10 1 कते 11, मतलब 10 रुपया 1 साल में 11 रुपया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहा गया 2 साल का, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 10 धन कितना 100, 11 घन 121। अब देखिए मूलधन कितना था 100, और चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना 121, कते रुपया बढ़ा तो 21 रुपया। अब यहाँ पर मूलधन कितना दिया है 4000, और हमारा मूलधन कितना है 100। हमसे क्या पूछ रहा है 2 वर्ष चक्रवृद्धि दिया है, तो कते है 21, तो 2 जीरो कट गया, 1 चौका कितना 4, और 4 दूना कितना 8, तो 8 से कितना हो जाएगा 40 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए 8। अब देखिए एक क्वेश्चन देखिए फिर से, एक व्यक्ति का उम्र 95 नंबर क्वेश्चन है, 4 वर्ष पश्चात अपने पुत्र के आयु का कते गुना 2 गुना। 4 वर्ष पश्चात मतलब बाद, अगर पश्चात की चर्चा करें तो क्या हो जाएगा बाद, अब पूर्व कहेगा तो क्या होगा पहले, पूर्व कहेगा तो क्या होगा पहले, अब पश्चात कहेगा तो क्या होगा बाद। और दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है 46 वर्ष है, तो पुत्र की आयु इस समय क्या होगी, तो समझिए अच्छा से। पुत्र की आयु मान लो कहते हैं तो 16, तो 4 वर्ष बाद करिए, तो 4 वर्ष 16 4 कितना हो गया 20, 16 4 कितना हो गया 20 हो गया। और जब 16 4 20 हुआ तो ये पुत्र हुआ, तो बोलिए पिता कितना हो जाएगा 20 दूना कितना 40, 20 दूना कितना हो जाएगा 40। अब दोनों का कर है कि तो दोनों की वर्तमान आयु का योग, तब 4 साल बैक करिए, तो ये 4 साल बैक होगा तो कितना होगा 16, ये भी 4 साल बैक होगा तो कितना होगा 36, तो 6 6 12 का 2 हासिल 1, 3 1 4, ये कितना होगा 5, नहीं हमको कितना पुराना है 46 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है 46। अब चलिए इसमें देखते हैं 14 4 कितना हो गया 18, 18 हो गया 4 साल बाद, और 18 दूना कितना हो जाएगा 36। अब जब योग करने की बारी होगा तो वर्तमान ले जाना पड़े 4 साल पहले, तो ये 4 हटाइए तो कहते 14, इसमें भी 4 घटाइए तो कितना होगा 32 4 36, तो 4 2 कितना 6, 3 1 कितना 4, मतलब कि कितना वर्ष पूरा गया 46। यही बात आपका करा था। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, कौन हो जाएगा बी। तो ये ऑप्शन से बन गया, ज़्यादा कुछ इसमें करने की कोई जरूरत नहीं था। आप विधि से जाएगा तो बहुत समय लग जाएगा। अगला देखिए, यदि किसी वृत्त का परिधि 4 पाई से बढ़कर कितना हो गया 8 पाई हो गया, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप याद रखिएगा परिधि जितना बढ़ता है उतने क्या बढ़ता है त्रिज्या, मतलब कि 4 और 8 में अनुपात कितना होगा 1:2 का।
तो कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना होगा, तो स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कहते 1 और 2 का स्क्वायर कहते 4, तो 4 गुनी कितना हो जाएगा, 4 गुनी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 97, और 97 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार के अंकित मूल्य पर, मतलब अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, लेकिन सौदे में 10% क्या कमाता है, लाभ। यदि अंकित मूल्य 330 रुपया है तो लागत मूल्य, तो मान लेते हैं कितने रुपया, x रुपया, तो बोलो लागत मूल्य कितना रुपया, x रुपया, और x रुपया पर वो 10% का आपका क्या कमाता है, लाभ। तो 10% लाभ मतलब 110 बटा कहते 100, और आप देखिए 330 रुपया में वो बेचा ना, लेकिन ये 330 रुपया में 10% क्या दिया, छूट। तो अंकित मूल्य पर 10% छूट दिया तो कहते हो गया 90 बटा 100। अब देखो 100 क्या हुआ, कट गया, तो यहाँ पर आपका 110 तिया कितना हो जाएगा, इतना, तो x बराबर हो जाएगा 9 तिया कटे 27, 270 रुपया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 270 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन 98 नंबर, एक पाइप जो एक ड्रम को 15 मिनट भर सकता है, ड्रम को भर रहा है, दूसरा पाइप जो ड्रम के तल में लगा है उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है, अभी वो भी खुला है। जब ड्रम खाली है तब आरंभ करने पर ड्रम को शीर्ष तक में कितना समय लगेगा, तो इसका एक सूत्र होता है AB बटा A माइनस बी, AB बटा A माइनस बी होता है। देखो ये खाली करने वाला बात हो जब होगा तब 15 गुना 30 अब बटा 15 माइनस 30, यानी कितने हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 कितने होगा, कट जाएगा, तो ऑप्शन में कितने हो जाएगा, 30 मिनट। कितना होगा, 30 मिनट। तो याद रखिएगा जब खाली करने वाला तो AB बटा A माइनस बी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, कितने मिनट, 30 मिनट। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं का योग 57 है, अगर पहला का दूसरे से अनुपात 3:7 है और दूसरा का तीसरे से 7:9 है, दूसरा संख्या क्या है। देखिए आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों को लिख लेना है एक लाइन में। ये है 3:7 और उसके बाद है 7:9, 7:9 आप लिखते समय आप देखिए 3 का 7 से अनुपात है और 7 का किस से, 9 से, तो आप लिख सकते हैं 3:7:9। ठीक है, अभी तीनों का योग दिया है, क्या दिया, योग कते दिया है तीनों का योग। तो अब जानिए कि 57, तो जोड़ लीजिए 7 3 10 और 10 9 कहते 19, अनुपात में 19, अगर मान कहते 57, 19 दिया 57, तो एक का मान 3 आ गया। तो हमसे दूसरा पूछा, दूसरा कहते हैं 7, 7 3 21, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर कौन आ गया, ए। अगला, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 8 रुपया है। तो निवेश राशि, तो देखिए अंतर बराबर होता है, अंतर बराबर P इंटू, अंतर बराबर एक सूत्र होता है जो P इंटू R बटा 100 का पावर 2 वर्षों है तो 2, R बटा 100 आप पावर 2 है तो कितने हो जाएगा, 2। अंतर बराबर P इंटू R बटा 100 और जितना वर्ष रहेगा उतना, तो 2 वर्ष है तो 2, अंतर कितना दिया, 8। मूलधन हमको क्या है, निकालना है, R दिया है 4% रेट, तो 1 बटा कितने हो जाएगा, 25 चौका 100, 25 का स्क्वायर। अब देखिए R बराबर P गुने 1 बटा 625, यानी 625 अट्ठे कितना होगा, 625 अट्ठे, बोलो 8 5 40 को 0 हासिल 4 और 8 दूना 16 4 20 को 0 हासिल 2, 8 6 48 और 2 कते होगा 50, यानी रुपया में कते हो जाएगा 5000। कहीं मिस्टेक हुआ, देख लेते हैं। 8 5 40 को 0 हासिल 4, 8 दूना 16 4 20 को 0 हासिल 2, 8 6 48। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है टाइपिंग मिस्टेक है, या कहीं ना कहीं मिस्टेक ज़रूर है। यहाँ पे अंतर अगर आप 10 रखते हैं, देखिए अगर इसको हम 10 रख दे, यहाँ पे 10 रख दे तो 6250 आंसर मिलता है। देखिए 62 से कितना 50, तो इस हिसाब से यहाँ 10 होगा अंतर, तब यहाँ पे कितना होगा 62 से 50, अन्यथा आपका सही है कौन, 5000 क्या होगा, सही होगा। तो दोस्तों आज हम लोग 100 को प्रश्न आप क्लियर किए और अगला सेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।